Hello everyone, welcome back to my channel. So today we'll discuss about one of the topic of physiotherapy for cardiorespiratory problem, that is autogenic drainage. Autogenic drainage क्या है? हमारा ये काइंड ऑफ एयरवे क्लियरेंस टेक्निक है. एयरवे क्लियरेंस टेक्निक क्या होती है? जब भी हमारे कोई भी हमें कार्डियोरेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, जैसे बीट विद रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, जिसमें हमें मेनली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम होती है, उसका एट लास्ट क्या होता है, हमारे म्यूकस सिक्रीशन की वजह से हमें वो प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा सिक्रीशन है लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, क्योंकि हमारा लंग्स में जो डिफ्रेंशिएशन, जो ब्रोंकियल ट्री हमने पढ़ा था, ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया फिर डिवाइड होता है हमारे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फर्दर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड होकर एट लास्ट में एल्वेलाई, जो हमारा एयरवे एक्सचेंज जहाँ पे होता है, वहाँ तक अगर हमारा म्यूकस सिक्रीशन है तो वो प्रॉब्लम करता है हमारे एयरवे एक्सचेंज में, हमें गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम होती है. जो वो म्यूकस है उसको ड्रेन आउट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, कि जो हमारा पाथवे है, रेस्पिरेटरी एयरवे है, उसको क्लियर कर रहे हैं. वन ऑफ द टेक्निक, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक में बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, तो वन ऑफ द टेक्निक्स हमारी होती है ऑटोजेनिक ड्रेनेज. ऑटोजेनिक ड्रेनेज नाम से अगर हम इसे ब्रेक करके पढ़ें, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद से, कि हम खुद से कर रहे हैं वो चीज़. जेनिक मीन्स जनरेशन, एंड ड्रेनेज इज टू रिमूव फ्लूइड. कोई भी फ्लूइड अगर एक जगह एक्यूमुलेट हो गया है, उसे हमें रिमूव करना है, तो हम ड्रेनेज यूज़ करेंगे. ऑटोजेनिक ड्रेनेज इज नथिंग बट हम खुद से एक ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो म्यूकस है, जो सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे विद इन द लंग सेगमेंट्स में, उसको हम रिमूव कर सकें. इट इज़ अ सेल्फ ड्रेनेज एयरवे क्लियरेंस टेक्निक दैट कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली बाय द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन. ये हमारा क्या है, पेशेंट खुद से इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाएगा. इसमें बाहर कोई एक्सटर्नल फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी एक्सटर्नल पीपल की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंटली खुद से करेगा. एंड मेन थिंग, ये हमेशा सिटिंग पोजीशन में होगी. ऑटोजेनिक ड्रेनेज हमेशा सिटिंग पोजीशन में करते हैं क्योंकि इसमें हम ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. एडी बेसिकली ऑटोजेनिक ड्रेनेज इज़ अ ब्रीदिंग टेक्निक्स. हम इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो गया, कफिंग हफिंग्स हो गए, वो सारी चीज़ें दैट यूजेस कंट्रोल्ड ब्रीदिंग. अब कंट्रोल्ड ब्रीदिंग क्या होता है? कंट्रोल्ड ब्रीदिंग है नॉर्मल हम जो टाइडल ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, बट वो हम कहाँ हम कर रहे हैं, लोअर चेस्ट में हमारा ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए. जैसे होता है ना, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को हम कंट्रोल ब्रीदिंग कहते हैं, लेकिन डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हमारी इंटरकोस्टल मसल्स भी यूज़ होती हैं, तो आजकल हम उसको मतलब डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इसका दूसरा नाम नहीं बोलते, लेकिन पहले हम कंट्रोल ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को एक ही माना करते थे. कंट्रोल ब्रीथिंग इज नथिंग जस्ट लाइक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसमें आप एक हाथ अपने डायफ्राम के ऊपर रखेंगे, एक चेस्ट के ऊपर रखेंगे, नॉर्मल आप टाइडल ब्रीदिंग करेंगे, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करेंगे. जो ऑटोजेनिक ड्रेनेज है, ये ब्रीदिंग टेक्निक है जो दो चीज़ें यूज़ कर रही है, एक तो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंड दूसरा इज मिनिमल कफिंग और हफिंग. जो हमारी कफिंग और हफिंग हम यूज़ करते हैं, हमें पता है हम जो भी हमारी सिक्रीशन है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो लास्ट में जब हम ब्रीदिंग टेक्निक्स हो जाएंगी, हमारी कंट्रोल ब्रीदिंग हो जाएगी, उसके बाद हम जो हमारा म्यूकस ट्रैकिया में आके सेंट्रल एयरवे में आके लॉज हो जाता है, उसको जब हम कफ आउट करना होता है तो हम कफिंग या फिर हफिंग के यूज़ कर सकते हैं. कफिंग इज जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे विद क्लोज ग्लॉटिस, एंड हफिंग इज विद ओपन ग्लॉटिस. आई थिंक ये आपको पता होगा. It aims to maximize expiratory airflow within the airway to improve the clearance of mucus and ventilation. ऑटोजेनिक ड्रेनेज का बेसिक एम क्या होता है कि वो हमारे एयर फ्लो को मैक्सिमाइज करेगा. जो हमारा एक्सपिरेटरी एयर फ्लो होता है उसको मैक्सिमाइज हम इतना ज़्यादा एक्सपायर करेंगे, इतना फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा म्यूकस और जो वेंटिलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट देखेगी. लेट सपोज कि हमारे ट्रैकिया है, ये हमारे ब्रोंकाई है, दो में डिवाइड होता है हमारा ब्रोंकस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेफ्ट और राइट में. तो ये जो हम लेट सपोज यहाँ पे हमारा म्यूकस सिक्रीट लॉज है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है और वो स्टिक कर रखा है हमारी जो ब्रोंकियल वॉल है उसके ऊपर. जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे तो हमारी एल्वुलाई से हमारा फोर्सफुल एयर हम जब एक्सपेल आउट करेंगे तो एयर वे फोर्सफुली हमारा जाएगा
टुवर्ड्स ट्रेकिया। तो वो फोर्सफुल एक्सपायरेटरी जितना हम मैक्सिमली फोर्सफुल वो करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे म्यूकस है वो लॉज आउट होगा और वो जाएगा हमारे सेंट्रल एयरवे की तरफ, जो कि हमारा ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया में एक बारी हमारा म्यूकस या फिर जो भी सिक्रीशन है वो आ गया, उसके बाद हम कफिंग और हफिंग के थ्रू से एक्सपेल आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा एम होता है कि हमें जो एक्सपायरेटरी एयर फ्लो है उसको मैक्सिमाइज करना है ताकि हम म्यूकस और वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर सकें। Secretions are systematically transported from peripheral to more central airways। वो जैसे अभी हमने बात की, सेंट्रल एयरवे हमें आ गया हमारा ट्रेकिया, और पेरिफेरल में आ गया हमारे जो लंग्स में अंदर एल्वुलाई हैं, प्राइमरी टर्शियरी ब्रोंकाई हैं, वो सारी चीज़ें हमारी आ गई पेरिफेरल में। तो जैसे अगर हमारे लंग, यहाँ पे लंग है, इसमें एक्यूमुलेटेड है, तो पहले इधर से हमारा इधर आएगा, फिर टुवर्ड्स द सेंट्रल एयरवे जाएगा, और सेंट्रल एयरवे के बाद हम कफ आउट करके उसे एक्सपेल आउट कर सकते हैं। So this was all about the introduction of autogenic drainage। अब हम बात करेंगे steps of autogenic drainage की। सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें जेंटल रिलैक्स ब्रीदिंग करनी होती है, जिसे हम ब्रीदिंग कंट्रोल भी कहते हैं। ब्रीदिंग कंट्रोल क्या है, बेसिक हमारी जो नॉर्मल हम जैसे इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं वही है, जस्ट हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की तरह एक हाथ अपना डायफ्राम पे रखेंगे, एक अपना चेस्ट पे रखेंगे और नॉर्मल अपना इंस्पायर और एक्सपायरेशन करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो हम जो हमने जेंटल ब्रीथ करे हैं 2-3 बार यह करेंगे, उसके बाद स्लो एंड डीप ब्रीथ इन करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पूरा प्रोसीजर। उसमें सबसे पहले क्या है, स्लो एंड डीप ब्रीथ इन करेंगे। ब्रीथ इन से क्या है, हम थ्रू नोज करेंगे और इससे क्या होगा, हम अपने एयरवे को ओपन रखेंगे। उसके बाद स्लो डीप ब्रीथ इन के बाद होल्ड रखेंगे उस ब्रीथ को फॉर अबाउट 2 to 4 सेकेंड्स के लिए। अब ये होल्ड से क्या होगा कि जितने भी हमारे लंग सेगमेंट्स होते हैं, हमें पता है हमारे राइट और लेफ्ट लंग में, राइट लंग में हमारे 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब्स, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, एंड लेफ्ट लंग में ड्यू टू हार्ट की पोजीशन हमें सिर्फ अपर और लोअर लोब देखने को मिलता है। सो जितने भी हमारे लोब्स हैं और लोब्स के अंदर भी जो हमारे सेगमेंट होते हैं, पाइकल सेगमेंट, एंटीरियर, पोस्टीरियर, बेसल, वो सारे सेगमेंट पे थ्रू आउट हमारे अच्छे से फिलिंग हो जाए, उस जो हम एयर इनहेल किए हमने पूरा फिल आउट हो जाए हर सेगमेंट में, तो वो इस होल्ड उसको फैसिलिटेट करवाता है। एट लास्ट फिर हम होल्ड करके क्या करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे थ्रू माउथ, जैसे हम अपने पर्स लिप ब्रीदिंग में करते हैं, ब्रीद इन थ्रू नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू माउथ, सेम ऐसे ही ब्रीद आउट करेंगे। लेकिन जो हम ब्रीद आउट करेंगे, जो एक्सपायर करेंगे, वो इतना ज़्यादा हाईएस्ट रेट पे होना चाहिए कि जितना हम पॉसिबल, एज मच एज यू कैन डू, मतलब जितना हाईएस्ट आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि शेयर फोर्सेस जनरेट होते हैं जब हमें उसे एक्सपीरेशन हमें इतना फोर्सफुल रखना है कि एयरवे आए और इससे टकराए, कोलाइड होगी तो उसकी क्या होगा, जो ये अपने एयरवे के जो वॉल है उससे अटैच्ड हुआ है हमारा म्यूकस, उससे वो डिटैच होके टुवर्ड्स आगे की तरफ, सेंट्रल की तरफ आएगा। सो हमें जो हमारा एक्सपायरेशन रखना है वो हाई वेलोसिटी का रखना है, जिससे कि हमारे शेयर फोर्सेस जनरेट होंगे। शेयर फोर्सेस क्या करेगा, उसको वॉल से उसे डिटैच करवाएगा म्यूकस को। सो एज म्यूकस इज मोबिलाइज्ड इट कैन बी हर्ड एंड फेल्ट बाय प्लेसिंग द हैंड ऑन द चेस्ट। अब जो म्यूकस जैसे हमारा डिटैच होगा वॉल से, तो हम उसे सुन भी सकते हैं, हमें वो फील भी होगा। नेक्स्ट इज फिर रिपीट द साइकिल, जो भी हमने 3 स्टेप्स करे हैं, ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट, वो साइकिल को रिपीट करेंगे। फेजेस ऑफ ऑटोजेनिक ड्रेनेज, हमारे मेन 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला हो गया अनस्टिक फेज, सेकंड इज कलेक्ट फेज एंड थर्ड इज इवैक्यूएट फेज। सो जो ये हम फेजेस बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हमारे म्यूकस का, जो हमारी सिक्रीशन है लंग सेगमेंट्स में, उसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अनस्टिक कराना होगा, क्योंकि म्यूकस हमारा अटैच्ड होगा वॉल से, ब्रोंकियल वॉल हो गया, लंग सेगमेंट का वॉल हो गया, जिससे भी वो जहाँ भी वो लॉज है उधर वो एक्यूमुलेट है, तो स्टिक करके रखा होगा उसने। तो सबसे पहला फेज है हमारा अनस्टिक कराना। सेकेंड इज कलेक्ट, कि हमारे हो सकता है कि हमारे जैसे म्यूकस है तो वो बहुत ज़्यादा जगह पे अलग अलग फैला हुआ, तो उसे टुवर्ड्स हम सेंट्रल एयरवे की तरफ लाएंगे और कलेक्ट कराएंगे, एक जगह पे इकट्ठा कराएंगे। सो वो हो गया हमारा कलेक्शन फेज। एंड थर्ड इज इवैक्यूएट फेज, कि जब वो हमारा सेंट्रल ट्रेकिया की तरफ आ गया है तो उसे एक्सपेल आउट कराएंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे थ्रू इवैक्यूएशन। तो वो हो गया हमारा इवैक्यूएट फेज। अब जो ये फेजेस हैं उसे हम 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा अनस्टिक फेज। नाम से पता चल रहा है अनस्टिक, कि हमें डिटैच करवाना है अपने म्यूकस को जहाँ भी वो लॉज हो रखा है। तो दिस फेज मोबिलाइजेज म्यूकस फ्रॉम पेरिफ्री ऑफ लंग्स, जो भी हमारी पेरिफ्री में जैसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गया, फिर ब्रोंकाई हैं, वहाँ से हम मोबिलाइज करेंगे और उसे लेके आएंगे इस तरफ, अनस्टिक कराएंगे अपने, क्योंकि सबसे पहला मेन रोल हमारा अनस्टिक कराने का ही है, तो पेरिफ्री से उसे मोबिलाइज कराएंगे।
बाय ब्रीदिंग एट लो लंग वॉल्यूम। अब लो लंग वॉल्यूम क्या है? बाय लोअरिंग द मिड टाइडल वॉल्यूम बिलो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी लेवल। ओके, अब हमें पता है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, हमारी ERV प्लस RV। ERV इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड RV इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, जो मेन हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि जो जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बची होती है आफ्टर हम फोर्स्ड एक्सपायर कर दें, क्योंकि हमारे लंग्स कभी भी खाली नहीं होते, एकदम एम्प्टी नहीं हो सकते। अगर वो एम्प्टी हो जाएंगे तो वो कोलैप्स कर जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें लंग कोलैप्स हो सकता है। तो हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहती है, एयर ऑफ जो वॉल्यूम है वो रहेगी, ताकि हमारे जो कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स है उसको प्रिवेंट कर सके। तो उसी जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रहता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बात करेंगे ERV की, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर द, मतलब कि हमारा जो हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम एक्सपायर कर सकते हैं, हमने एक नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, हमने सांस छोड़ी, उसके बाद हम और कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ERV। सो जो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो है क्या? ERV प्लस RV की एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब कि हमें इतनी फोर्सफुल एक्सपायर करना है कि हमारे लंग्स में जितनी भी अंदर एयर फिल है उसको हमें बाहर निकालना है, इतना हमारा जो फोर्सफुल एक्सपीरेशन है वो होना चाहिए कि जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है नॉर्मली उसको भी हम एक्सपेल आउट कर सकें। वैसे तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फोर्सफुली उतना करना है कि जितना हमसे हो सके। तो अनस्टिक फेज में हमारा यही है, अगर याद रखना है तो हमारा जो एक्सपीरेशन वाला फोर्स होगा वो हमारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंस्पिरेशन। सो एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम करेंगे इनहेल अ स्मॉल ब्रेथ। सबसे पहले एक स्मॉल ब्रेथ इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे उस ब्रेथ को 2 to 4 सेकेंड के लिए, और फुल जितना हमारे अंदर फोर्स है उतना हम उसे यूज़ करके एक्सहेल आउट कर देंगे। सो ये हमारा है अनस्टिक फेज। यू मे हेयर सिक्रीशन स्टार्ट्स टू क्रैकल। जब वो अनस्टिक होगा, जब वो डिटैच होगा म्यूकस, तो हमें कभी कभी क्रैकलिंग साउंड भी सुनाई देती है। और इतना फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद मेनली क्या होता है, हमें कफिंग, जैसे कि हम प्रोवोक करेंगे कि हाँ हमें कफ हो रहा है, लेकिन हमें उस कफ को अभी नहीं करना, हमें इवैक्यूएट फेज के बाद करना है। तो हमें उसको रेजिस्ट करना है, रेजिस्ट एनी डिजायर टू कफ, क्योंकि जब हम फोर्सफुली एक्सपीरेशन करते हैं तो नॉर्मली हम कफ के डिजायर रखते हैं, लेकिन हमें वो रेजिस्ट करना है। और यही जो हमारा जो हमने 3 स्टेप बताया, इनहेल अ स्मॉल ब्रेथ, होल्ड फॉर 2 to 4 सेकेंड एंड एक्सहेल फोर्सफुली, इसकी साइकिल को हमें एटलीस्ट 3 टाइम्स रिपीट करना है। अब बात करेंगे कलेक्ट सिक्रीशंस की। अब जैसे हमने अनस्टिक फेज में बात करी थी कि हमारी जो एक्सपायरेशन जो फोर्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनहेलेशन, जो हम इंस्पायर कर रहे थे वो हमने शॉर्ट रखी थी। इसमें हमारा उल्टा होगा, इसमें जो हम इंस्पायर कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा और जो एक्सपायर करेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। सो दिस फेज कलेक्ट्स म्यूकस इन द मिडल एयरवेज बाय इंक्रीजिंग लंग वॉल्यूम। इसमें क्या है, हम मिडल एयरवेज पे कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से जिस पेरिफ्री से सिक्रीशंस थे वो हमने अनस्टिक किए, उसे अब कलेक्ट करेंगे एक जगह पे मिडल एयरवे की तरफ, या तो वो ट्रेकिया में होगा या फिर यहाँ ब्रोंकाई के एरिया में होगा कि वो पेरिफ्री से हमारा टुवर्ड सेंटर आ रहा है। तो मिडल एयरवेज में वो जाके हम उसे म्यूकस को कलेक्ट कराएंगे। एज द क्रैकल्स ऑफ सिक्रीशन स्टार्ट टू गेट लाउडर, क्योंकि हमने अनस्टिक फेज में पढ़ा जैसे ही वो डिटैच होगा हमें क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे सकती है। जैसे ही वो साउंड हमारी ज़्यादा होगी हम एक मीडियम साइज ब्रीथ इन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, शॉर्ट हम जो स्मॉल ब्रेथ ले रहे थे, जो इनहेल कर रहे थे ब्रेथ, यहाँ पे क्या होगा मीडियम साइज ब्रेथ करेंगे, इन करेंगे एंड कंटिन्यू स्मॉल ब्रेथ आउट। और जो हमारा एक्सपायर होगा वो स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू इनहेलेशन। इनहेल हम ज़्यादा करेंगे, एक्सहेल कम करेंगे, सेम वही जैसे उसमें था। अगर समराइज करें, टेक अ स्लाइटली लार्जर ब्रेथ, जो ब्रीद इन करेंगे वो ज़्यादा होगा, होल्ड इट फॉर 2 to 4 सेकेंड्स एंड एक्सहेल बट नॉट एज डीप एज फेज 1। जैसे हम फेज 1 में बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे थे, पूरा FRC को हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, उतना नहीं, हम शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा एक्सहेल आउट करेंगे एंड लिसन फॉर क्रैकल्स एट द एंड ऑफ एक्सहेलिंग। सो फेज 1 और फेज 2 में हमें यही याद रखना है। फेज 1 अनस्टिक फेज था, उसमें हमारा एक्सपायरेशन ज़्यादा होगा। फेज 2 इज कलेक्टिंग फेज, उसमें हमारा इंस्पिरेशन ज़्यादा होगा। अनस्टिक में हम म्यूकस को पेरिफ्री से हम अनस्टिक करवा रहे थे और कलेक्शन में हम म्यूकस को मिडल एयरवे की तरफ कलेक्ट करा रहे हैं कि वो हमारे मिडल एयरवे ट्रैकिया की तरफ आके कलेक्ट हो जाए। नाउ थर्ड स्टेप इज इवैक्यूएट सिक्रीशन। इसमें क्या है, अब जो हमारा कलेक्टेड म्यूकस है जो हमारी मिडल एयरवेज में कलेक्ट हुआ है, अब उसे हमें इवैक्यूएट करना है।
अब इवैक्यूएट करने से पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने पढ़ा अनस्टिक फेज में एक्सपायरेशन ज़्यादा था, कलेक्टिंग फेज में इंस्पायर ज़्यादा था। अब इवैक्यूएशन फेज में हमारा दोनों इक्वल होगा, हम इंस्पिरेशन भी ज़्यादा रखेंगे और एक्सपिरेशन भी हम ज़्यादा रखेंगे। सो व्हेन द क्रैकल आर लाउडर स्टिल, जब हमें वो जो क्रैकलिंग साउंड है म्यूकस को होने की वो ज़्यादा अभी भी सुनाई दे रही है, उसके बाद क्या करेंगे, टेक स्लो एंड फुल हाई ब्रेथ इन इंस्पिरेशन, मतलब IRV इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की एडिशनल वॉल्यूम, हम एयर जितना हम इंस्पायर कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम और कितना एडिशनली फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हैं, वो हमारा IRV हम करेंगे। उसके बाद होल्ड रखेंगे फॉर 2 to 4 सेकेंड एंड देन एक्सहेल फोर्सफुली, ERV जिसे हम कहते हैं। अब जब हम ये तीनों स्टेप कर लेंगे एटलीस्ट 3 टाइम्स, उसके बाद हम कफ आउट करके वो पूरा का पूरा सिक्रीशन को बाहर निकालेंगे। देन द म्यूकस इज एक्सपेक्टोरेटेड आउट फ्रॉम द सेंट्रल एयरवे, जो कि हमारे ट्रैकिया होता है, व्हेन सफिशिएंट म्यूकस हैज़ बीन कलेक्टेड इन द मिडल एयरवे। जब हमारा मिडल एयरवे में हमें पता है कि हमें लग रहा है कि हाँ भाई हमारा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ म्यूकस कलेक्ट हो चुका है, उसके बाद हम एक्सपेक्टोरेट करेंगे। इट मे बी क्लियर्ड बाय कफिंग और हफिंग। एज वी नो, कफिंग इज forceful expiration with closed glottis and huffing is forceful expiration by open glottis। So इससे क्या है, हमारा ये स्टेप्स करने के बाद हमारी जो सिक्रीशंस हैं वो 92% हम रिमूव कर सकते हैं अगर हमने ये स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए हैं। किसी भी IPD पेशेंट में हो गए या फिर आफ्टर सर्जरी हमारी लंग की सर्जरीज हुई हैं, किसी भी लंग डिसऑर्डर्स है, कार्डियक है, उसमें हमारा मेन जो क्या होता है, म्यूकस का जो प्रॉब्लम होता है, अगर वो प्रॉब्लम है हम उसको सिक्रीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये ऑटोजेनिक ड्रेनेज, वन ऑफ द टेक्निक ऑफ एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, ये यूज़ करके हम म्यूकस को बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें लेंथ और फ्रीक्वेंसी की कि हमें कितने लंबे समय तक करना है या फिर कितनी बार ये रिपीट करना है, तो वो मेनली हमारे डिजीज़ की सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा। जितना हमारा म्यूकस सिक्रीशन है, क्वांटिटी जो सिक्रीशन की है वो देखेंगे, एक्सरे में देखेंगे कि हमारा जो कितना कंसोलिडेटेड पार्ट है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा है म्यूकस, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। जितना ज़्यादा सिक्रीशन होगा उतना ज़्यादा टाइम और उतना ज़्यादा सेशन पर डे हम लेके उसे ठीक कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं हमारे, क्योंकि एज वो पेशेंट खुद इंडिविजुअली कर सकता है, तो नो इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, पेशेंट कैन परफॉर्म देयर एयरवे क्लियरेंस टेक्निक इंडिपेंडेंटली एंड नो पोस्चरल ड्रेनेज पोजीशन। पोस्चरल ड्रेनेज पोजीशन में क्या होता है, हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहना होता है पेशेंट को अबाउट 15 to 20 मिनट्स तक। ये हमारा शॉर्ट टर्म है, हम सिर्फ सिटिंग पोजीशन में रह के खुद से कर सकते हैं। सो एक बेनिफिट वो हो गया। एंड लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेक्टोरेट विच रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑन पेल्विक फ्लोर। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारा इसमें दो मेन होते हैं कि एक हमारा हो गया ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीदिंग कंट्रोल, और दूसरा हमारा होता है मिनिमल कफिंग। सो इसमें हम मिनिमल कफ वगैरह और हफिंग करेंगे, उसके बाद भी हमारा म्यूकस वो हम एक्सपेक्टोरेट बाहर कर सकते हैं। तो वही लिखा है, लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेक्टोरेट विच रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑन पेल्विक फ्लोर। जो हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होते हैं उस पर जब हमारा मेन स्ट्रेस जाता है तो वो कम रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर कोई अनकोऑपरेटिव पेशेंट है या फिर अनकॉन्शियस है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअली करना है, वो खुद से नहीं कर सकता। और टेक्निक कभी कभी डिफ़िकल्ट होती है पेशेंट को सिखाने में कि हाँ ये ऐसे टेक्निक्स करनी है, ऐसे ब्रीथ होल्ड करके रखना है। वो खुद अपने कंफर्ट लेवल पे जाके वो कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकता है, तो इसलिए टेक्निक थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है टीच करने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोजेनिक ड्रेनेज। आई होप यू लाइक इट।